बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं इस वक्त आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एहतजाज जो कि मुकम्मल भी नहीं हो सका और कामयाब भी नहीं हो सका, उसके बाद के हालात अब हमारे सामने है। हुकूमत ये कहती है कि एक भी कीमती जानी नुकसान नहीं हुआ, यानी कोई शख्स भी इस एहतजाज के अंदर जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे कई 100 हलाकतों से शुरू होकर अब 12 तक आ गए हैं। बहरहाल एक जान जाए या 12 जाए या 300 जाए, सवाल तो उठता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन 12 जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनके हवाले से क्या कोई शवाहिद दे पाई है या नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। बहरहाल सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खड़ी है, जहाँ इमरान खान साहब खड़े हैं, यहाँ से रास्ता अब कहाँ को जाता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और एहतजाज, एक और धरने की कोशिश से दोबारा खुद को उस जगह पर ला सकती है जहां पर वो हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट दोनों को मजबूर कर दे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टर्म्स के ऊपर बातचीत करे? आज बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये कहा कि वो लोग जो कि सैकड़ों हलाकतों का दावा करते रहे, हम उनसे लाताल्लुकी करते हैं। अब सवाल यह है कि सैकड़ों हलाकत का जो दावा है वो बहुत से यूट्यूबर हजरात तो करते रहे, लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चोटी के रहनुमा करते रहे। क्या बैरिस्टर गौहर खान साहब उनसे भी लाताल्लुकी कर रहे हैं? ऐसे दावे किन्होंने किए, जरा सुन लीजिए। और लाशें ये गायब ना करते पॉली क्लिनिक से। और सर कल आपने कहा 278 का जिक्र आपने किया, गालिबन मुझे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने कहा जी किया। 1900 को गोलियां लगी, हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। जबकि आज बैरिस्टर गौहर खान साहब जो कि चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने इन तमाम दावों को झुठला दिया। 12 शहादतें हुई हैं, हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। जो बैरिस्टर गौहर खान साहब का मौक़िफ़ था उससे क्या जाहिर होता है? क्या रियलिटी चेक है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है? अगर आप देखें तो और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बयानिया अपनाया गया, बाद में उसी बात को या उसी फैक्ट को जो कि एक वक्त में बयान किया गया उसकी तरदीद कर दी गई। यानी मरियम भट्टू साहिबा जो है और जो मशाल यूसुफजई साहिबा, जिनको अब ख़बरों के मुताबिक डीनोटिफाई कर दिया गया है, वो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से, उनके धरने से जाने के हवाले से या एहतजाज से जाने के हवाले से मुख्तलिफ खबरें देती नहीं। वो क्या फरमाती थी, सुनिए। क्या उनके कहने का मतलब ये है कि बुशरा बीबी साहिबा की हमशीरा मोहतरमा मरियम भट्टू साहिबा को बाशऊर शख्सियत नहीं है? उन्होंने तो अपनी बहन का हाल बताया, अहवाल बताया, जो कि उन्होंने उनसे गुफ्तगू करने के बाद हासिल किया। सवालात तो उठते हैं और उठते रहेंगे। साथ ही साथ जो कासिम सूरी साहब जो कि इस वक्त मुल्क में नहीं है, और चंद लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि उनकी सेहत ख़राब हो गई है, उनको अडियाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, मुतअद्दिद ट्वीट्स आपको नज़र आएंगी। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इनको भी आज इन बयानात की भी तरदीद की गई बैरिस्टर गौहर खान साहब की जानिब से। जरा सुनिए। खान साहब के बारे में जो खबरें चला रही थी उनके सेहत के बारे में, या ये कि वो अडियाला जेल में नहीं थे, वो भी सारी खबरें गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है और वो अडियाला जेल के अंदर मौजूद है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फ्लॉप एहतजाज के बाद कोई सबक सीखेगी, वापस आएगी? क्या रियासत का रवैया ठीक है या रियासत के रवैये के अंदर भी नरमी आनी चाहिए? आएगी या नहीं आएगी? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन बाबर अवान साहब आज इमरान खान साहब से गालिबन मुलाकात के बाद या उनके केसेस के हवाले से, क्योंकि नए केसेस बन गए हैं, साथ में उनकी गिरफ्तारी हो गई है, वो फिर कह रहे थे कि जब इमरान खान दोबारा हुक्म करेंगे तो दोबारा डी चौंकाएंगे। क्या फरमा रहे थे, सुनिए। और ये जितने भी मुकदमे हैं इनकी वजह से इमरान खान कभी माइनस नहीं होगा। इमरान खान ना टूटेगा, ना कमजोर होगा, ना डील मांगेगा, ना ढील मांगेगा। जिस दिन इमरान खान कहेगा उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर आपको डी चौक पहुंच कर दिखा देगी। सियासी जमातों का मौक़िफ़ तो आपके सामने आता रहता है। मैं चाहता हूँ ज़रा इसको सियासी तौर पर एनालाइज भी किया जाए और किस जगह खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और किस जगह खड़े हैं जनाब इमरान खान। इस हवाले से ज़रा बात कर ली जाए। मदर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासत को जानते हैं। बहुत शुक्रिया मदर साहब आपका भी। मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और हालात को बेहतर समझते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब में जो फासला बढ़ता है और बढ़ गया है विद एवरी पासिंग डे, बजाय इसके कि कम होता, उसकी वजह क्या है?
मैं अगर मदद साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँ, ये जो मैंने तमाम तर शॉट्स चलाए, आपने भी इनका बगौर जायज़ा लिया गया होगा आपकी तरफ से भी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मैं ये कहूँ कि एक सेटबैक हुआ है, उनकी बार्गेनिंग पोजीशन कमज़ोर हो गई है मज़ीद इस एहतजाज की कोशिश के बाद? शुक्रिया मुनीब। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं ज़ाहिर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं था। मैंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी मालूम किया, वो अपने कुलीग्स जो इस्लामाबाद में थे उन्हीं से मालूम किया। मैं अगर वहाँ होता जी तो या तो मैं डी चौक पर होता या मैं पिम्स में होता। बिल्कुल ठीक। और एज ए रिपोर्टर मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कितने रिपोर्टर्स पिम्स हॉस्पिटल में इस ऑपरेशन से पहले पहुंच गए। होना तो यही चाहिए था, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने वाला है। पहली चीज़ ये कि किसकी कामयाबी किसकी नाकामी, इसको एक तरफ रखें। पहली चीज़ ये कि क्या हुकूमत की हैंडलिंग पूरी सिचुएशन की एक सिविलियन और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाली थी? जवाब होगा नफ़ी में। मेरा नहीं ख्याल। हुकूमत ने ये दावा किया था, मोहसिन नकवी साहब ने यह दावा किया था कि जी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा जी, और जो भी इस्लामाबाद में दाखिल होगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस्लामाबाद में तो वो दाखिल हो गए। फिर ये कहा गया कि डी चौक पे कोई दाखिल नहीं होने पाएगा, वो डी चौक पर भी पहुंच गए। फिर आर्टिकल 245 के तहत देखते ही गोली मार देने का हुक्म भी मिला। और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली जो भी वहाँ जर्नलिस्ट वगैरह थे, बहुतों का ख्याल है कि गोली तो चली थी। अब गोलियां चली थी और गोलियों की आवाज़ आई थी, जो रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद हैं, लेकिन गोलियों की आवाज़ चलने और इवन गोलियां लगने के माने ये नहीं होते कि जो गोलियां लगी हैं उससे सब के सब शहीद हो गए या सब के सब मारे गए। उसमें बहुत से ज़ख्मी भी होते हैं, कुछ हलाकतें भी होती हैं। और हुकूमत का दावा है कि पुलिस वालों की और रेंजर्स की हलाकतें हुई और ज़ख्मी हुए हैं। और पीटीआई का दावा आपने अभी ख़ुद बताया, मुख्तलिफ दावे हैं जी। जो मेरी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से बात हुई है और ख़ुद एक वफाकी वज़ीर से भी बात हुई है कराची में जब वो आए हुए थे जी, तो उन्होंने पीटीआई के या प्रोटेस्टर्स की 6 हलाकतों की तो तस्दीक की है। ठीक है। और उनका ये भी कहना था कि उन्होंने ख़ुद हुकूमत से ये कहा है कि जो भी हलाकतें हुई हैं, जो भी ज़ख्मी हुए हैं, उनकी फहरिस्त क्यों नहीं जारी कर? बिल्कुल करनी चाहिए। और हम क्यों बात की नहीं। बट मदद साहब एक और बात है, मैं जरा अगर इसको देखिए सर, मैं अगर इसको एनालाइज कीजिएगा, जब भी आपने कहा कि वो इस्लामाबाद में कैसे आए, इस्लामाबाद में घुसे कैसे, फिर डी चौक तक कैसे पहुंच गए, उसका आर्ग्यूमेंट ये है कि हुकूमत हमेशा ये कहती थी कि डेटरेंस होती है जो हुकूमत क्रिएट करती है। हम नॉन लीथल वेपन से हमने रोकने की कोशिश की। आज डीपीओ अटक की एक बड़ी लंबी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि हमें हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम लाइव फायर आर्म इस्तेमाल करें। हमने डेटरेंस क्रिएट की, रोकने की कोशिश की, आंसू गैस फेंकी, हुकूमत ने भी यही कहा। और मोहसिन नकवी साहब तो बाद में ये कहते नजर आए कि नहीं, मैंने नहीं कहा था कि डी चौक पहुंच के दिखाओ, मैंने कहा था जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। अब सवाल ये, हुकूमत ने कहा जी हमने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, ऑप्शंस दिए, वक्त का इंतजार किया, जब वो नहीं माने तो फिर हमें ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़ा। हाउ डू यू एवेल्युएट दिस? देखिए मुनीब, पहली चीज़ ये कि जिस तरह के कंटेनर्स लगाए जाते हैं ना जी, जो कंटेनर्स वाकई रोकने के लिए होते हैं उनको कोई हिला भी नहीं सकता। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ कंटेनर्स लगाए जाते हैं, इनको तो अगर एक मजमा हो 5, 10, 15 हज़ार का तो वो बड़े आराम से, और जो आपने देखा वीडियो में, हटा सकते हैं। इसको भी एक तरफ रखें। देखिए तहरीक इंसाफ से क्या ब्लंडर्स हुए और उनको कितना नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। तहरीक इंसाफ के अंदर एक अटर कन्फ्यूजन पाया जाता है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो लोग हलाकतों की दावे कर रहे हैं, उनमें से कोई भी डी चौक पर नहीं था जी। जो लोग ये दावे कर रहे हैं, जो क्लेम्स कर रहे हैं, और इसी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन है इनके दरमियान, इसलिए कि इनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। खुद अली अमीन गंडापुर के पास अगर ये इत्तलात थी, बुशरा बीबी के पास ये इत्तलात थी कि इतनी हलाकतें हुई हैं, तो वो पलट कर क्यों नहीं आई? ठीक है। और मैं मिसाल देता हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, कि वो किस तरीके से मजमे में रहकर, और उन्होंने टेयर गैस भी बर्दाश्त की है, इवन एट अ टाइम व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग। उस वक्त भी वो पेंडी लियाकत बाग में टेयर गैसिंग खा रही थी। ये मैं 2007 नहीं, ये मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ।
और इवन लियारी के अंदर। तो जो लीडर्स हैं वो करते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, लोगों को छोड़ वो डिजर्ट करके नहीं जाते। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब आपने दो चीजें कही, बिल्कुल नहीं जाते, बट मैं अगर इसको आगे लेके चलूं, दो बातें हैं मोहसिन बेग साहब जो अभी मदर अब्बास साहब ने की हैं। एक ये कि तहरीक इंसाफ के अंदर तो कंफ्यूजन पाया जाता है, आपने देखा मुतजाद बयानात है, गवर्नमेंट की हैंडलिंग उस पर भी है। अगर 12 लोग, 6 लोग या कोई एक शख्स अगर किसी की भी जान गई तो वो भी भार होता है रियासत के ऊपर, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हुकूमत का क्लेम ये है कि जी एक किसी की भी हमें फुटेज दिखा दे, कवायफ दे दें कि जी ये जाँ बहक हुआ है। हुकूमत भी सिरे से नहीं मानती। तहरीक इंसाफ 277, 300, 400 से चली और अब 12 पर आ गई है। तो हैंडलिंग भी कितनी गलत थी या सही थी, जरा इसको भी बताएं। और क्या हुकूमत को वाकई फिर जारी करने चाहिए फिगर्स के जी जो बदकिस्मती से जाँ बहक हुआ तो गलत, लेकिन उनका फिर ओन करना चाहिए कि जी ये एक ऑपरेशन के बाद सब कुछ हुआ। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। बेसिकली इसके दो पहलू हैं। एक तो तरीके इंसाफ किस तरीके से ऑपरेट करती हुई यहाँ तक पहुँची। नेचुरली रास्ते में गवर्नमेंट ने चाहा कि उनको किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन नेचुरली गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये अवॉइड कर रही थी कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। लेकिन एंड ऑफ द डे डी चौक में मेरा ख्याल में गवर्नमेंट शायद इस चीज़ पे मजबूर हो गई, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो तो चीज़ें समझते हैं, लेकिन इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो भी अरेस्ट भी हैं जी, उनका तहरीक इंसाफ से या पॉलिटिक्स से कोई तल्लक नहीं। वो इवन पाकिस्तानी नेशनल भी नहीं है, मोस्टली मेजॉरिटी उसमें अफगान नेशनल्स उनको की है। कौन हायर करके लाया था सर? वो गंडापुर साहब लाए थे, तहरीक इंसाफ ने बैसियत जमात उनको एंगेज किया था, क्योंकि आज कहा गया कि 1150 लोगों का डाटा दिया है, तकरीबन 90 लोगों का डाटा नादरा के पास ही नहीं है कि वो लोग कौन है। मुनीब, मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनको हायर किसने किया था, क्योंकि उनके अपने बयानात थे कि उनको 50,000 रुपये दे के लाया गया। गॉड नोज किसने दिए, कैसे दिए। लेकिन कुछ लोग वैसे भी ऐसे क्राउड में शामिल हो जाते हैं जो शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन या रिवेंज अगेंस्ट गवर्नमेंट या उसमें तोड़ फोड़ में शामिल होकर शायद वो प्लेयर फील करते हैं। ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ ने जो थोड़ा सा ब्लंडर किया वो यही था कि अगर वो बात मान लेते उस वक्त या पॉलिटिकल सेंस प्रिवेल करती तो संजानी में बैठे होते, तो नेचुरली जो शो उन्होंने पुटअप किया तहरीक इंसाफ ने, मैं समझता हूँ उसमें वो कामयाब रहे। वो हाईलाइट हुआ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान बंद रहा। तकरीबन पाकिस्तान के हर शहरी ने वो चीज़ फील की, चाहे वो इंटरनेट था या रोड्स ब्लॉक्स थे या बाकी चीज़ें थी। अब क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल डिसीजन था कि मोहतरमा का कि हमने डी चौक जाना ही जाना है जी, किसी सूरत हम बाज नहीं आएंगे, तो ऐसी सूरत में मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है, जब उनके रेंजर्स के और पुलिस के लोग शहीद हुए तो नेचुरली अब उनको ये डर था कि अगर इनको सुबह तक इसी तरह छोड़ दिया गया तो इनकी तादाद हो सकता है बढ़ भी जाए, जो कि मैं समझता हूं कि बढ़ जानी थी। तो और उसके अलावा जो लोग वहाँ पे जिस तरीके की क्राउड में से टीयर गैसिंग हो रही थी और जिस किस्म की इन्होंने भी फायरिंग की। अब मैं मुनीब आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल डी चौक से समझ लें कोई 50 कदम पे मैं वहाँ मौजूद था। अच्छा। मुझे पता है कि वहाँ पे जो रबड़ बुलेट्स चली है उनकी आवाज़ बिल्कुल सेम होती है। अच्छा। और वो 12 बोर का वो शॉट है, ठीक है, और उसके अंदर मेरे ख्याल में 5 या 6 राउंड, एक कार्ट्रिज में 5 या 6 रबड़ बुलेट्स होती हैं, ठीक है। तो फायर उसका आवाज जो है वो वैसी ही है जैसे कि रियल फायर की होती है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रबड़ बुलेट से बंदा इंजर्ड हो सकता है वक्ती तौर पर, लेकिन वो उससे डेथ नहीं होती। नहीं, बट डिस्प्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स हुआ मोहसिन बेग साहब या नहीं? मतलब जो लाठी चार्ज भी हो, देखिए खुदा ना खास्ता किसी के सर पे लाठी भी लग जाए तो खुदा ना खास्ता हलाकत तो उससे भी हो सकती है ना, कहीं लग जाए किसी जगह, किसी सेंसिटिव जगह पर लग जाए, हो तो कुछ भी सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि उस वक्त जब ऑपरेशन शुरू हुआ, लाइट्स ऑफ हुई, तो एवरीबॉडी न्यू कि कुछ होने लगा है, ऑपरेशन शायद स्टार्ट होने लगा है। तो जो कारकुन थे वो खास से मुतनफ़र थे कि अली अमीन और मोहतरमा उनको छोड़ के चली गई और वो बहुत
चार्ज क्राउड था जो इनके खिलाफ बोल रहा था। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इंतजार करती तो ये लोग खुद ही, इन्होंने गाड़ियां अपनी टर्न कर ली थी और ये वापसी के रास्ते पे थे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो थे वो इनको रजिस्ट कर रहे थे कि आप कोई गाड़ी नहीं जाएगी। उस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ, ठीक है, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। हवाई फायरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा थी, लग यही रहा था कि शायद क्राउड में से भी कोई बंदा कर रहा होगा, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से भी रबड़ बुलेट्स फायर हुए। उसमें इतनी भगदड़ मची, इतनी ज़्यादा भगदड़ मची, गाड़ियाँ ऑलरेडी उनकी टर्न करके वापसी के रास्ते पे थी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये दोनों हजरात जो हैं ये उनको छोड़ के डिसऑन करके चले गए हैं। ठीक है, तो वो भी खासे मुतनफ़र थे। और फिर मैंने ये भी क्राउड्स में सुना कि जी सर्दी बहुत ज्यादा है, ये लोग तो चले गए हैं, हम कैसे रुकेंगे, हम रात कैसे बसर करेंगे। ठीक है, बट और ये प्रॉब्लम तो कि जितने रेस्टोरेंट्स थे जी वो भी सारे क्लोज थे, तो लोगों को कुछ नहीं, वो तो ऑब्वियसली जो रेजिडेंट थे वो खाना मुहैया कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, बट एक अब अगर मैं इसको एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। सवाल ये है, तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान ने आज कहा बैरिस्टर गौहर खान साहब को कि आप इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएं या सेनेट में लेकर जाएं, नेशनल असेंबली में लेकर जाएं, तो क्या ये एक रियलिटी चेक है कि मजीद लड़ाई से कोई फायदा नहीं? वो जो बात हो रही थी कि जी दोबारा आएंगे डी चौक और दोबारा एहतजाज करेंगे, क्या वो शेल्फ हो गई है? और क्या तहरीक इंसाफ ने सबक सीखा है इस शिकस्त से जो उन्हें फिलहाल हुई है, या ये मामला खराब है और तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू कभी भी नहीं बढ़ सकती इस्टेब्लिशमेंट से आगे? ब्रेक से बात कर लेते हैं। इधर फिर खुशामदीद कहते हैं। मतलब साहब, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बहुत इल्यूजन क्रिएट की गई कि जी राब्ता हो रहा है, राब्ता हो गया इमरान खान साहब के लिए, उनकी रिहाई होने वाली है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ना कोई राब्ता मटीरियल हुआ, ना कोई पोजीशन तब्दील हुई है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो पै दर पै कोशिश की है एहतजाज करने की, कभी संजानी, फिर इस्लामाबाद, फिर अब डी चौक के लिए, और जितना ब्लो बैक आया है और ये जो सब कुछ अब हुआ है, इसके बाद क्या पोजीशन नजर आती है आपको? दोनों फरीक फंस गए हैं अपनी अपनी पोजीशन लेकर, या तहरीक इंसाफ को ज्यादा धचका लगा है इसके बाद? मुनीब, आपके सवाल के जवाब से पहले थोड़ी सी मैं बात करूं। देखिए, जब किसी भी ऑपरेशन में लाइट्स ऑफ की जाती है ना जी, तो उसके माने खासी हद तक ये होते हैं कि जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं या जो लोग भी ऑपरेशनल अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें ये खदशा होता है कि इसमें कैजुअल्टीज़ होंगी। ओके, और इसीलिए लाइट्स बंद की जाती हैं। मैंने लाल मस्जिद का ऑपरेशन अपनी आंखों के सामने देखा है, लाल मस्जिद का ऑपरेशन कि वो किस तरीके से हुआ था। कराची में आपको पता है कि कराची में किस तरह किलिंग्स हुई हैं और इसको देखा गया है। इसलिए इनके हक़ाइक़ को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, खुद ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में होगा कि अगर वो एक प्रॉपर इसमें कमीशन बनाएं और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि ये भी देखिए, जब भी आप इंफॉर्मेशन को किल करेंगे जी, हमेशा इट लीड्स टू डिसइंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल एक नेचुरल है, जब भी आप इंफॉर्मेशन को किल करेंगे आप डिसइंफॉर्मेशन को हवा देंगे। दूसरी बात जो आपकी है, देखिए तहरीक इंसाफ और ख़ुद इमरान खान बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस गए हैं जो भी इस इनके फाइनल कॉल के नतीजे में हुआ। पहली चीज़ ये कि बैरिस्टर गौहर आज कुछ बात कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बयान है कि जो जुडिशल कमीशन में उन्होंने मेंबरशिप अपने मेंबर्स तब्दील किए, उनमें लतीफ़ खोसा साहब का भी नाम है, बिल्कुल, कि वो भी बैठ सकते हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब तो उन लोगों में से हैं जो जिन्होंने 278 लोग मार दिए थे, बिल्कुल 1900 जख्मी हैं। तो तहरीक इंसाफ में एक विद इन तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, डिसकंटेंट है, और अपनी पार्टी की लीडरशिप के अंदर जो है, उनके अंदर जो भी बानी पीटीआई से बात करके बाहर आता है, वो अपना एक अलग मौक़िफ़ पेश कर रहा होता है। तो मुझे नहीं पता कि बैरिस्टर गौहर साहब जो बात कह रहे हैं, कल जब कुछ और लोग जाके उनसे मिलेंगे तो उनका मौक़िफ़ क्या होगा। तो अगर बानी पीटीआई ने बकौल बैरिस्टर गौहर ये बात की है कि जिन लोग भी ये दावे कर रहे हैं उनसे बानी ने ला ताल्लुक़ का ऐलान किया है, मुझे थोड़ा सा इस स्टेटमेंट में डाउट नज़र आता है। क्योंकि पता चल जाएगा आगे चल के, क्योंकि जो लोग ये दावे कर रहे हैं
उनमें शेख वक़ास अकरम हैं जो सेक्रेटरी इत्तलात है, सलमान अकरम राजा हैं, बिल्कुल जी, उन सलमान अकरम राजा हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं। जी हाँ। इसी तरह के दावे जो है लतीफ़ खोसा ने किए। तो आप कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें? तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को बहुत कुछ सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। देखिए, पीटीआई अब तक कोई एक मुनज़्ज़म पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं लॉन्च कर पाई है। वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? मुज़्ज़म साहब क्या है? सर आपने तो मूवमेंट्स देखी है ना, वजह क्या नजर आती है? उसकी वजह यह है कि एक तो तहरीक इंसाफ ने सबसे बड़ी उनसे सियासी गलती इस फाइनल कॉल से पहले हुई कि वो सोलो फ्लाइट पे गए। उनके JUI के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात इस्टेब्लिश हो गए हैं, जमात इस्लामी के साथ उनके राब्ते हैं। अगर ये लार्जर मूवमेंट चलती कि इलेक्शन में धांधली के हवाले से, बाकी सियासी कैदियों की गिरफ्तारी के हवाले से, पब्लिक इशूज़ जो महंगाई वगैरह के इशूज़ हैं इसके हवाले से, और इसमें जो उन्होंने ख़ुद 6 जमाती इत्तेहाद बनाया हुआ था, महमूद अचकज़ई साहब थे उसमें, अख्तर महंगल साहब थे, उनके हवाले से, तो अगर ये ब्रॉडर तहरीक चलती और इसमें ज़्यादा जमातें शामिल होती तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होती। लेकिन उन्होंने उनसे राब्ते भी किए, सब कुछ भी किए, उनके साथ उनके ताल्लुकात, लेकिन उन्होंने इतना एक्सट्रीम एक्शन सोलो ले लिया, वो अकेले ही निकल पड़े। और उसका नतीजा ये है कि आज सारे लोग इस्लामाबाद के वाक़े पे अफसरदा भी हैं और उसे कंडेम भी करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर तहरीक इंसाफ से के बारे में उनके व्यू ये है कि ये अकेले ही लड़ना चाहते हैं। ये वजह है। ये जब तक तहरीक इंसाफ अपने इस मौके को रिविजिट नहीं करेगी, तहरीक इंसाफ के लिए आगे बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। ठीक, अच्छा मोहसिन बेग साहब, वजह बताइए। कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। हुकूमत तो जारी बात है बेनिफिशरी है इस तमाम तर लड़ाई की जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान है, उस खलीज की बेनिफिशरी है, लेकिन कोई विलिंगनेस या कोई कीननेस नज़र नहीं आती किसी भी फरीक की। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साइड से भी क्लियर बयान DGI-SPR का आ गया था 3-4 महीने पहले। उन्होंने फरमाया कि जी सियासी जमातें आपस में बात करें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का फौज का किसी से ताल्लुक़ नहीं है, कोई बातचीत नहीं होगी। हमें कोई बेहतरी भी नज़र नहीं आई किसी सूरत हाल के अंदर। क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है? देखिए मुनीब, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो डायलॉग पे और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलके जो भी अपोजिशन में होगा आप उनको विन ओवर करते हैं, अपनी डिमांड्स और अपनी चीज़ों पे लाके एग्री करवाते हैं। क्योंकि ये जो 24 नवंबर वाला धरना था, ये क्योंकि बिल्कुल ही इन्होंने जो इनकी पॉलिटिकल तहरीक इंसाफ में लोग हैं जिनका कुछ एक्सपीरियंस है वो इससे तकरीबन लातल्लक रहे। 1-2 लोगों ने हाजिरी लगवाने के लिए मोहतरमा के साथ वो कंटेनर पे आपको नज़र आते हैं, अदरवाइज बाकी सारी हरारकी साइड पे रही। और अभी भी एंड ऑफ द डे आपको जो भी करना है, आप सेनेट में भी खासी तादाद में हैं, आप कौमी असम्बली में और प्रोविंसेस में भी आपको डायलॉग पे ही बात करनी पड़ेगी। आपको बाकी लोगों को, जैसे मदर साहब कह रहे थे, इन्होंने उन लोगों को जब आईनी तरमीम के लिए शामिल अपने साथ किया, डायलॉग किया, बात की, मुशावरत की, उसके बाद इन्होंने उन सबको अबेंडन कर दिया। बेसिकली उसकी वजह एक ही है मुनीब साहब के, इन जितने भी इस वक्त सरकर्दा लीडर आप कह लें इनको, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, मैंडेट नहीं है कि वो किसी के साथ टेबल पे बैठ के कोई चीज़ फाइनल कर सके। अगर वो कोई बात करते हैं जैसे मौलाना के साथ कर रहे थे या महमूद अचकज़ई साहब इनके लिए बात कर रहे थे, तो पीछे से जब वो जेल में जाके मुशावरत करते हैं तो वो बिल्कुल टोटल डिफरेंट होती है। ठीक है। तो इसलिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये समझती हैं कि ये जो बात करने के लिए आ रहे हैं इन बेचारों के पास मैंडेट नहीं है, ये फाइनल डिसीजन मेकर्स नहीं है। तो तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने इस तहरीक इंसाफ को आज तक पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया। ये फैन फॉलोइंग ग्रुप जरूर है, वो जिसको चाहते हैं उहदे पे बैठाते हैं, जिसको चाहते हैं निकाल देते हैं। मोहसिन बेग साहब, जरा सर आपने करीब से जानते हैं, सर आप करीब से जानते हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या वजह है। देखिए हमारे मुल्क में मिसालें हैं ना कि मियां नवाज शरीफ साहब के भी हालात एस्टेब्लिशमेंट से ख़राब हुए, ठीक हो गए, दुरुस्त हो गए। बाजवा साहब ने उनके लिए रास्ता बनवा दिया, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और 2019 के अंदर। इमरान खान साहब को 1.25 साल से ऊपर, 1.5 साल होने वाला है जेल में, उनके लिए कोई हालात बदल ही नहीं रहे, कोई एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई गुंजाइश निकल ही नहीं रही। उसकी क्या वजह क्या है? इतना आपस में तलखी है कि वो मामला ठीक ही नहीं हो रहा।
देखें उसकी मुनीब साहब दो चीज़ें, एक तो 9 मई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट भूल नहीं पाएगी और उसके 9 मई का जो वाक़या है वो हर वक्त उनको हॉन्ट कर रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने, मेरे ख्याल में आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि आप के दिल से माफ़ी मांगे और सॉरी कर लें, लेकिन दूसरी साइड पे ये है कि जी हमने तो किया ही नहीं है, हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है। वो भी कहते हैं हमें फुटेज दिखाओ, हालांकि फुटेजेस बहुत सारी आपने भी देखी, मैंने भी देखी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वहाँ पे एक बिटरनेस मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ को और ख़ासकर खान साहब को चाहिए कि वो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप इतनी हकारत से उनको मुखातिब होते हैं, आपको चाहिए कि उनके साथ थोड़ा सा बना के रखें। ठीक है, आप पार्लियामान में मौजूद हैं, वहाँ अपोजिशन आपके साथ बैठने के लिए तैयार है, तो किसी न किसी जगह जब आप डायलॉग शुरू करेंगे तो किसी न किसी जगह जाके आप कॉमन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन क्योंकि आप ये समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा लीडर हूं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और मैं ही सब कुछ हूं, तो ऐसे में मतलब बातचीत करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक, एक मुख्तसर सा ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आते हैं, ज़रा इस हवाले से बात हो जाए कि इमरान खान साहब हाई के क्या चांसेस हैं, जिसकी बात बहुत की जाती रही इस फाइनल कॉल से पहले कि बस जी 15 दिन में मामला ठीक हो रहे हैं। किसी ने कहा जी बस नवंबर में इमरान खान साहब आ रहेंगे, नवंबर गुजर गया, डोनाल्ड ट्रंप अब तकरीबन 1.5-2 महीने बाद अपने ओहदे का हल्फ भी ले लेंगे, तो फिर क्या आखिरी सहारा डोनाल्ड ट्रंप है या कुछ और भी हो सकता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सवाल करने से पहले मेरे जहन में एक बात आ रही है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने की, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जरा सुनिए वो क्या फरमा रहे हैं। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके और पाकिस्तान की हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, रेट ऑफ द स्टेट हो। मदद साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को खूबी जानते हैं, सारी जमातों को जानते हैं। बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी टॉक्स अबाउट रिकन्सिलिएशन, डायलॉग, इंगेजमेंट, उन्होंने कहा बातचीत से या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि तहरीक इंसाफ की तरफ जो ओवरऑल एक तासुर है पूरी रियासत का, बिलावल भुट्टो साहब मे नॉट बी सब्सक्राइबिंग टू इट, या उनको भी पता है कि हल कोई नहीं है, या बातचीत कर लें तो या फिर लाठी से आप ले आए इस्तेकाम? देखिए, लाठी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो ज़िया-उल हक और मुशर्रफ जैसे लोग लाते हैं। अगर बिलावल उस रास्ते पर जाना चाहते हैं तो ये बिलावल की चॉइस है, क्योंकि लाठी की सारी ज़िंदगी बिलावल भुट्टो तो खैर पीपल्स पार्टी में ज़ाहिर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनके नाना और पीपल्स पार्टी के बेशुमार वर्कर्स ने पूरे 11 साल में और मुशर्रफ के 9 साल में एक ही नारा लगाया था कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। अब अगर बिलावल भुट्टो अब डायलॉग वाली बात करें तो वो समझ में आती है, वो एक सियासी लीडर को ऐसी ही बात करनी चाहिए, लेकिन लाठी वाली बात मेरी समझ में नहीं आया कि वो लाठी से कैसे स्टेबिलिटी लाएंगे। आप क्या करेंगे लाठी मार के या गोली मार के, आप क्या कर लेंगे? इवन आप इमरान खान साहब को कितने साल जेल में रखेंगे? और क्या आप समझते हैं कि किसी को मुस्तकिल जेल में रखकर आप उसका सियासी कद नीचे कर सकते हैं, उसको सियासी तौर पे ख़त्म कर सकते हैं? ये सोचना पड़ेगा हुकूमत को भी और जो सियासी जमातें हैं, जो हुक्मरान जमात है। देखिए, मुस्लिम लीग नून का बहुत सीधा सा मसला है जी। मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि इमरान खान के बाहर रहने के क्या माने हैं। बिल्कुल ठीक। मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि तहरीक इंसाफ, इसीलिए ये बातें पहले कुछ महीने पहले भी आई थी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए। ये बातें अब भी आई। क्यों चाह रही है मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ पर पाबंदी? क्या सिर्फ इस वजह से कि वो ये जो कह रहे हैं कि ये फितना है ये, या इस वजह से कि उन्हें पता है कि अगर तहरीक इंसाफ मैदान में रही, सियासी मैदान में रही, तो मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी तौर पे उसे शिकस्त देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून को ये सोचना चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ का मुकाबला सिर्फ सियासी अंदाज में कर सकते हैं। हमें इस वक्त वो हुकूमती अंदाज नज़र आ रहा है, वो सियासी अंदाज नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं? नवाज़ शरीफ ये सारा क्राइसिस चल रहा था जी 24 नवंबर का, और इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब मरी में बैठे हुए थे जी।
उन्हें तो पॉलिटिकल रैलीज करनी चाहिए पंजाब में जाके, उन्हें तो मुस्लिम लीग को मुतहर्रिक करना चाहिए। अब तक बताएं आपने मुस्लिम लीग को मुतहर्रिक करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? तो जब तक क्यों ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग खामोश बैठे हुए हैं, क्यों शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग अलग हो गए? जब तक मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात का मुकाबला सियासी अंदाज में नहीं करेगी और इंतज़ामी अंदाज में करेगी तो उसे कभी कामयाबी नहीं होगी। इमरान खान 4 महीने में रिलीज़ हो जाते हैं या 4 साल जेल में रहते हैं, उससे तहरीक इंसाफ नहीं। बट मजहर साहब, क्या ये आज का इज दिस द न्यू नॉर्मल जिसे हम कह सकते हैं मजहर साहब के शायद अब यही तरीका है पावर पॉलिटिक्स का कि आप मुक्तदरा की मदद से इक़्तिदार में आए? इमरान खान साहब भी तो आए तो उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को इंतजामी तौर पर ही क्रश किया, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अब मुझे बताएं क्या ये न्यू नॉर्मल इसको हम समझे कि बस अब ऐसी सियासत होगी? मजहर साहब देखिए, पाकिस्तान को एक नए सियासी कल्चर की ज़रूरत है, पाकिस्तान को एक नए जमहूरी कल्चर की ज़रूरत है। किसी भी जमहूरी माशरे में आर्टिकल 245 नहीं लगाया जाता। सियासी कल्चर को तहरीक इंसाफ को भी इसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून को भी और पीपल्स पार्टी को भी। पॉलिटिकल इनटॉलरेंस से डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ती और हम किसी एक सियासी जमात को ये ब्लेम नहीं कर सकते। हमारा मसला सियासी जमातों का ये है कि वो अपना पॉलिटिकल स्पेस लूज कर रही हैं। ठीक है, आप प्राइवेटली बात कर लें पीपल्स पार्टी के लोगों से, आप प्राइवेटली गुफ्तगू कर लें मुस्लिम लीग नून के लोगों से, आपको पता चल जाएगा कि उनके पास कितना स्पेस मौजूद है और कितना स्पेस मौजूद नहीं है। जब तक सियासी जमातों में ये रियलाइजेशन नहीं आएगी और वो जैसे कि आपने कहा वो यही सोचते रहेंगे कि यार मुक़्तदरा के हाथ मजबूत करके ही वो इक़्तिदार में रह सकते हैं, तो इक़्तिदार में बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन सियासी तौर पे वो ख़त्म हो जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून के साथ यही हुआ। देखिए, 3.5 साल नवाज शरीफ साहब का बाहर रहना मुस्लिम लीग नून की सियासत के लिए फेटल साबित हुआ है। ये वो आज रियलाइज़ कर लें या कल रियलाइज़ कर लें। ठीक, अदम एतमाद की तहरीक लाकर उन्होंने इमरान खान को तो आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिकली वो खुद भी आउट हो गए। आप देख लें 8 फरवरी के नताइज को सामने रख लें, आपको खुद रियलाइजेशन हो जाएगी कि पाकिस्तान के पहले जमाती इंतखाबात थे जिसमें गैर जमाती लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में कामयाब। एग्जैक्टली, ठीक। सो ये मोहसिन बेग साहब टुवर्ड्स द एंड ये फिर हम समझे कि इमरान खान साहब की रिहाई मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आती, या आपको लगता है एक स्टेज आएगी जहां इमरान खान साहब को कंडीशनल रिहाई मिल सकती है, या आपको लगता है कि नहीं, दैट इज वो साइट पे नहीं नजर आ रही आपको, नॉट वो सोल्यूशन इन साइट नहीं है? देखिए, जो मुनीस साहब इन्होंने तरीका रखा है तहरीक इंसाफ ने, वो जिनसे बातचीत का कहते हैं उन्हीं से करनी है, उनको रोज़ धमकी भी देते हैं और उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा ऑन किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में बातचीत थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। आपने वो माहौल बनाना है जहाँ पे आप के लोग जाके बातचीत कर सकें। नेचुरली रिहाई कोर्ट से भी होती है और डील से भी होती है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा कोई चीज़ तो नामुमकिन नहीं है। लेकिन आपको अपना बिहेवियर शो करना है कि आप एक स्टेट्समैन हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप किसी को, हुकूमत को या रियासत के किसी इदारे को धमकी, धौंस या डरा के टेबल पे ला सकते हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं होगा। उससे खलीज बढ़ेगी, उससे ख़राबी पैदा होगी। तो अभी तक तो उनके जहन में यही है कि मैं शायद इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके लोगों को ला के, या वैसे जो बयानात वो इस किस्म के देते हैं, या सोशल मीडिया पे जो गुफ्तगू चल रही है और जो फेक किस्म की प्रोपेगेंडा किया जाता है, उससे वो नफ़रतें बढ़ती हैं, उससे आप करीब नहीं आ सकते, आप किसी स्टेज पे पहुंच नहीं पाएंगे। यस, आपकी जद्दोजहद रही, आप बाहर भी आ जाइए, आप बाहर आ जाएंगे तो क्या ये आपके लिए हालात नॉर्मल होंगे? नहीं होंगे। आपको अगर आपने सियासत करनी है तो इसमें सियासत से ही हल हो सकती है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं है। यही काम गवर्नमेंट का भी होता है। ठीक,
लेकिन मसला ये आ रहा है कि उन्होंने अपने पूरे अदवार में या अभी तक जो है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी, जो कि मेन स्ट्रीम में दो ही पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो इन दोनों के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। ठीक है, वो चाहते हैं कि सीधा डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, तो वो मेरे ख्याल में अभी मुमकिन नहीं है। ठीक, वो आपको मुमकिन नजर नहीं आती। मैं जनाब माज साहब का और मोहसिन बेग साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम आपने देखा, जिसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।